Hello students, myself Engineer Tanveer Ahmed, Chemistry Coach at Celsius Institute and NEET कागजी प्लेटफॉर्म। तो प्यारे बच्चों, आपका नीट का एग्ज़ाम हो चुका है और आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं आपके डॉक्टर बनने की। जैसा कि मैं यहाँ पे आज आपके साथ जो फिजिकल केमिस्ट्री का नीट 2020 में जो पेपर हुआ है उसी के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आया हूँ। और जैसा कि हमारे नीट का जी प्लेटफॉर्म और जो सेल्सियस इंस्टीट्यूट है उसका हमेशा से ही एक मोटो रहा है, हमारा उद्देश्य रहा है कि हमने कभी भी अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों में कोई भी भेदभाव नहीं किया है और हमेशा से ही हम उनके लिए समान रूप से अपने मेहनत करते आए हैं और बच्चों को भी समान रूप से ही हमने समझा है। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हमने जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया, उनसे डिस्कस किया, तो अब हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी हम वो करें। ठीक है, तो मैं आपसे यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं अपने केमिस्ट्री के वो डिस्कस करूँगा और मेरे बाद में जो रेस्पेक्टेड हमारे एचओडी और डायरेक्टर मिस्टर डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत, हमारे जो एचओडी हैं, वो आपसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को फिर से हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे फैमिली जो सेल्सियस फैमिली है उसकी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि आपके नाम के आगे क्या डॉक्टर लगे और आप अपने जीवन में उज्जवल भविष्य पाएं। ठीक है, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन जो कि फिजिकल केमिस्ट्री से है। देखिए इस क्वेश्चन को कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कार्बन की ऑक्सीकरण अंक में क्या परिवर्तन होता है। जो अभिक्रिया दी गई है, आपको क्या दी गई है, आप यहाँ पे देखिए कि आपके पास में क्या दिया है, CH4Cl2 से आपके पास क्या बन रहा है, CCl4। क्या बन रहा है बच्चों, CCl4 और क्या बन रहा है 4HCl। क्या बन रहा है बच्चों, 4HCl। और इसको जब आप देख पा रहे हैं, अब आपसे पूछा है कार्बन की ऑक्सीकरण अंक अवस्था पूछी है, परिवर्तन कितना हो रहा है। तो कार्बन एक तो हमारे पास यहाँ है और एक यहाँ है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कार्बन के लिए मैंने X माना। कार्बन एक क्या है आपके, नॉन मेटल है। क्या है बच्चों, नॉन मेटल है, अधातु। और अधातु के साथ में हाइड्रोजन किस में होता है बच्चों, अधातु में साथ में हाइड्रोजन हमेशा प्लस एक ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। और जब आप देखोगे तो ये कितना आया, यहाँ पे जो कार्बन का ऑक्सीकरण अंक है वो कितना है, -4। बात आ गई समझ में। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कार्बन का कितना आएगा, X प्लस 4 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का कितना होता है -1 = 0 + 4। यहाँ पे जो कार्बन का ऑक्सीकरण अंक आया है वो कितना आया है आपके पास में, +4। बात आ गई समझ में, +4 आपके पास में आया है। और अब आप देख पा रहे हो कि जैसे ही आप देखोगे कि कार्बन के ऑक्सीकरण अंक में कितना परिवर्तन हुआ है, -4 से +4। ऑप्शन बी जो है आपका वो सही होगा। ठीक है बच्चों, पेपर बहुत ही आसान था और सीधा फॉर्मूला बेस्ड था। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि आपने क्वेश्चन सही किया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के वैद्युत अपघटन पर एनोड पर प्राप्त उत्पाद होगा। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे कि ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, मतलब इतना सरल प्रश्न आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपना जो चैप्टर है वैद्युत रसायन उसका ये दिया गया क्वेश्चन है। और अगर उसकी एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ी है तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि तनु H2SO4 जो कि आपके पास में क्या होता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में हम बात कर रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं, वैद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जा रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पे आपका H2SO4 से क्या मिलेगा, एक तो H+ मिलेगा और एक क्या मिलेगा, सल्फेट आयन। और वैसे ही जल से भी क्या मिलेगा, H+ और OH नेगेटिव आयन ये मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, तनु सल्फ्यूरिक एसिड है। तनु में आप जानते हैं कि आपको बताया भी गया होगा, जब भी आपके पास में तनु, आपके पास में कोई भी चीज होती है और उसका जब हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटन कराते हैं, तो एनोड पे हमेशा क्या होता है बच्चों, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और जब एनोड पे ऑक्सीकरण होगा तब आपको क्या मिलेगा, O2 गैस, यानी ऑक्सीजन गैस जो है आपको प्राप्त होगी। बात आ गई समझ में।
इस क्वेश्चन में आपसे एनोड पे क्या पूछा गया है, एनोड पे उत्पाद पूछा गया है, और जो एनोड पे उत्पाद होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस होगी। बात आ गई समझ में? आपका ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बात समझ में? चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन से क्या परिवर्तन होगा? अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हो तो ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन दिया गया है। उन्होंने क्या किया है, कोई भी अभिक्रिया है उसके क्या है आपके पास में, रिएक्टेंट्स की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, अभिकारक। आपको क्या दिए गए हैं, अभिकारक और अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता, और सांद्रता क्या होती है बच्चों, मोल बटा में क्या होती है बच्चों, मोल बटा में आयतन, यही तो है। अब उन्होंने कहा है अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन अगर होगा तो, जब सांद्रता में आप परिवर्तन करोगे, सांद्रता में क्या कर रहे हो आप, परिवर्तन कर रहे हो, मींस वहां पे क्या है, परिवर्तन से मतलब वृद्धि दिया गया है कि सांद्रता में आप क्या कर रहे हो, वृद्धि कर रहे हो। इट मींस वहां पे हो क्या रहा है, सांद्रता में वृद्धि का मतलब क्या हुआ, वृद्धि का मतलब हुआ कि पर आयतन में आप मोल बढ़ा रहे हो। क्या कर रहे हो, पर आयतन में मोल बढ़ा रहे हो। और किसी भी अभिक्रिया में जब अभिकारक पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी रिएक्शन हो रही होती है तो उसमें क्या होती है, उनकी आपस में संगठन होता है, मतलब उनकी टक्कर होती है। और जब पर आयतन में आपके पास में मोल की संख्या बढ़ेगी तो वहां पे जो उनके टक्कर की प्रोबेबिलिटी है, बात आ रही समझ में, टक्कर की जो प्रोबेबिलिटी वो बढ़ेगी, और टक्कर की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो बच्चों उससे होगा क्या, जो आपके संगठन है यानी जो संगठन है उसकी आवर्ती में भी वृद्धि होगी। बात आ गई समझ में? तो जो आपका ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन सी वो होगा, संगठन में आवर्ती, संगठन की जो आवर्ती है उसमें परिवर्तन होगा। क्योंकि क्या होता है कि आपके पास में टक्कर की संख्या क्या बढ़ेगी। बात आ गई समझ में? यानी ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, सिर्फ सोचने लायक इसमें चीजें थी और कुछ नहीं था। ठीक है बच्चों, चलो अब रहा ये आपकी स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, एक सिलेंडर में N2 और आर्गन गैसों के एक मिश्रण को लिया गया है जिसमें N2 का कुछ मास है और आपके पास में क्या है, आर्गन का भी कुछ मास लिया गया है। तो मान लिया कि मेरे पास में ये एक क्या है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या है, ये एक सिलेंडर है जिसमें मैंने क्या लिया है, N2 गैस और क्या लिया है, आर्गन गैस। बोलो बच्चों, आती है बात समझ में? ठीक है, दोनों ही क्या है, अक्रिय गैसें, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेगी। और यहाँ पे N2 कितना दिया गया है, 7 ग्राम, और आर्गन कितना दिया गया है बच्चों आपको, 5 ग्राम। और ये जो मिश्रण है इसका कुल दाब जो है 27 बार दिया गया है। और आपसे पूछा क्या गया है कि N2 का आंशिक दाब क्या होगा। तो आंशिक दाब हम जानते हैं, आंशिक दाब क्या होता है बच्चों, मोल प्रभाज, या कह दूं मैं मोल भिन्न गुणा में कुल दाब, गुणा में कुल दाब। और मेरे को किसका चाहिए, N2 का। तो मैं अगर आंशिक दाब यानी Pn2 निकालना चाहूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 में क्या आ जाएगा, Pt, यही तो होता है। अब मोल प्रभाज निकालने हैं तो क्या होगा, 7/28 यानी खुद के मोल बटा में अपने मिश्रण के मोल, 5/40 आर्गन का दिया गया है आपको, और गुणा में कितना आ गया, 27। ये जो आएगा आपके पास में ये बार में आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो क्या आएगा बच्चों, 1/4 प्लस 1/5 गुणा में 27। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा, 5/9 गुणा में 27 बार, और 9 तिया 27, तो 5 गुणा में 3 बराबर कितना आया, 15 बार। क्या आ गया बच्चों, 15 बार इसका क्या होगा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया गया है। बात आ गई समझ में? ये आपको यहां पे करना था। और इतना इजी प्रश्न जो कि आपका स्टेट ऑफ मैटर यानी जो आपकी गैसियस अवस्था है, गैसीय अवस्था, उस चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4। ठीक है बच्चों, चलो तो अब देखिए आपके स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट प्रश्न। अभिक्रिया दी गई है और अभिक्रिया के लिए उसने पूछा है कि उचित विकल्प क्या होगा। तो जब हम उचित विकल्प की बात कर ही रहे हैं तो पहले अभिक्रिया को देख लें, अभिक्रिया का हो क्या रहा है। अभिक्रिया क्या दी गई है आपको दी गई है बच्चों, 2 क्लोरीन के एटम हैं और वो क्या हो रहा है,
Cl2 गैस में जा रहे हैं। क्या हो रहा है, 2 क्लोरीन के एटम Cl2 का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यानी गैसियस इसका क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल बन रहा है। अब क्या होगा यहाँ पे, अगर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 क्लोरीन के एटम आपस में जुड़ रहे हैं, यानी उनके बीच में क्या हो रहा है, बंध का निर्माण हो रहा है। और बंध का जब निर्माण होता है तब हम जानते हैं कि हमारी ऊर्जा क्या होती है, स्त्रावित होती है, यानी ऊर्जा वहां से निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। और ऊर्जा को हम डेल्टा एच से दिखाते हैं, हमारी जो ऊर्जा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बंध का निर्माण हो रहा है। बंध का निर्माण होने की वजह से डेल्टा एच क्या होगा, 0, नेगेटिव में मतलब लेस देन 0 होगा। ठीक है, ये वैल्यू क्या आएगी अपने पास में, ऋणात्मक आएगी। तो इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया होगी, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक यानी ऊष्मा क्षेपी। ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा क्षेपी। दूसरी बात, यहां पे 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं, यानी 2 परमाणु एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, अणु बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो रेंडमनेस है, यानी इसकी जो एंट्रोपी है वो कम हो रही है, मॉलिक्यूल्स की रेंडमनेस कम हो रही है। तो कम होने का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यानी यहां पे हमारे पास में क्या होगा, डेल्टा एच भी नेगेटिव और डेल्टा एस भी नेगेटिव। ऑप्शन नंबर सी देखिए, आप अपने आंखों से देखेंगे तो सेम चीजें आपको मिल रही है, और ये रहा आपका ऑप्शन सी। अब आप खुद देख लीजिए कि कितने इजी प्रश्न आपको दिए गए हैं एनटीए के द्वारा। बात आ गई समझ में। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आपका अगला प्रश्न, एक तत्व की 288 पिकोमीटर सेल कोर वाली काय केंद्रित घनीय संरचना है, परमाणु त्रिज्या है। अरे इससे इजी प्रश्न नहीं हो सकता ठोस अवस्था से बच्चों। आपको काय केंद्रित अगर जो बात की जाए, काय केंद्रित की बात की जाए, तो आपने देखा होगा काय केंद्रित जो है कुछ इस तरह की आपके पास में स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है काय केंद्रित। ठीक है, जिसके क्या होता है सेंटर में, यानी जिसके यहां पे एटम्स होते हैं 8 कोनों पे, और यहां पे अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो आप देख पाओगे कि ये जो है यहां पे हम बात करते हैं, यानी वो कुछ इस तरह की आपके पास में मिलती है। कुछ इस तरह से मिलती है, और जहां पे आपके पास में ये जो दूरी होती है वो क्या होती है, √3a। √3a, और जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, इनके सभी क्या है सेंटर, और सभी की रेडियस क्या है, r r r r r। यहीं से ही हम काउंट करते हैं, क्योंकि ये हाफ से ही शुरू होता है, एक्चुअल में ये इतना ही आता है। अगर आप देखोगे तो ये सॉरी इतना ही आएगा, यहां तक ये इस तरह से आएगा। तो इसकी जो रेडियस है एक्चुअल में इस पे इतना ही आएगा। ठीक है, जब आएगा तो इसका टोटल जो अपने पास में याद है आपको, अगर 4r = √3a, ये अपने पास में क्या होता है, एक संबंध होता है किसके पास में, भुजा की जो लंबाई है यानी कोर की जो लंबाई है वो, और जो आपके पास में परमाणु है उसकी त्रिज्या के मध्य। अब आपको पूछा क्या गया है, त्रिज्या r, तो क्या हो जाएगा √3/4। ये इनटू में क्या है, a की वैल्यू कितनी दी गई है, 288। लो कर लो बात, इतना इजी प्रश्न जो दिया गया है। ऑप्शन डी देखिए, आप देखेंगे तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। बात आ गई समझ में। तो कुछ इस तरह से जो है हमें इन चीजों को एनालाइज करना है। ये जो आपके पास में है ये वैसे एक्चुअल में पूरा ऐसे ही होता है, बट काउंट हम करते हैं इसके सेंटर से। वो जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मेरा काम अभी सिर्फ आपको ये बताने का है कि ये क्वेश्चन होगा किस तरह से। बात आ गई समझ में। चलिए हम चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, एक एलिमेंट दिया गया है, एक तत्व आपको दिया गया जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और आपको क्या बताना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी गई। इससे इजी प्रश्न आज तक के इतिहास में शायद आया हो। इतने इजी प्रश्न आ रहे हैं, जैसे ये है 71 और ये क्या है बच्चों हमारे पास में 175। किसी भी तत्व को हम किस तरह से
प्रेजेंट करते हैं जेड और ए। यहाँ पे जेड क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है बच्चों, परमाणु क्रमांक, और ए क्या होता है इसका द्रव्यमान। यही तो होता है एटॉमिक मास जिसको बोलते हैं। तो ठीक है, जो जेड होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो आपके पास में प्रोटॉन की संख्या कितनी आएगी, प्रोटॉन यहां से कितने आ गए 71, और ये क्या है, एक न्यूट्रल है, उदासीन क्या है, तत्व है। उदासीन तत्व होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 71 ही हो जाएंगे। और जब बात आती है न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन क्या होगा, ए माइनस जेड, ए कितना है 175, और माइनस का कितना हो जाएगा, ये आ गया बच्चों 104। तो आपके पास में जो रिस्पेक्टिवली करके पूछा गया है 71, 104 और 71, तो आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन जो डी है वो सही होगा इस प्रश्न के लिए। बात आ गई समझ में। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट प्रश्न। केमिकल काइनेटिक्स से ये क्वेश्चन दिया गया है आपको। रासायनिक बल गतिकी से क्या दिया गया है कि एक आपके पास में प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग नियतांक है वो आपको दिया गया है 4.6 × 10⁻³ और अभिक्रिया का दिया गया है कि स्टार्टिंग में इतना था और अंतिम इतना बच रहा है। तो कितना आपके पास में समय लगा है। तो इसको करने के लिए आपको पता होगा कि एक हमारे पास फॉर्मूला होता है K = 2.303 अपॉन क्या आता है बच्चों यहाँ पे समय T, लोग प्रारंभिक सांद्रता बटा में क्या होता है अंतिम जो बच रही है वो। K की वैल्यू जो दी गई है, चलो मैं T यहाँ ले लेता हूँ, लगने वाला समय 2.303 बटा में क्या आएगा 4.606 इंटू में 10⁻³ लोग क्या आएगा बच्चों 2 बटा में 0.2, क्योंकि प्रारंभ में इतना था, लास्ट में इतना बच रहा है, ये कितना हो जाएगा 20, यानी ये log 10 हो गया। और ये कितना आएगा 10⁻³ ऊपर चलेगी तो 10⁻³, ये नीचे आ गया 2 और गुणा में log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या आएगा 1000 बटा में 2 कितना आएगा 500 सेकंड। 500 सेकंड आपको लगेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 0.2 तक ग्राम तक पहुंचने में। यानी आपके पास में जो ऑप्शन बी है बच्चों, देख लीजिए स्क्रीन पे, ऑप्शन जो बी है वो इसका सही आंसर होगा। बात आ गई समझ में। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट प्रश्न। जीटा विभव का मापन कोलोइडी विलयन के किस गुणधर्म के निर्धारण में उपयोग में होता है। एनटीए ने इस बार, अगर मैं आपको कहूं कि बहुत सी गलतियां की है, जैसे कि इसका ऑप्शन बी देख पा रहे हो आपकी कोलोइडी कणों की विलेयता। अगर आप वहां पे देखोगे इंग्लिश माध्यम में, जो अंग्रेजी माध्यम में आपको दिया गया है, तो अंग्रेजी माध्यम में आपका यहाँ पे दिया गया है स्टेबिलिटी ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स। और आप इसका ऑप्शन सी भी देखिए, कोलोइडी कणों का एमआप, एमआप हम नहीं जानते, लेकिन इंग्लिश में क्या दिया गया है साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपके पास में प्रश्न पत्र आता है उसमें अंग्रेजी माध्यम के प्रश्न के अनुसार ही आपका आंसर सही माना जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन बी होना चाहिए वो कोलोइडी कणों का स्थायित्व होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे आपको हरे कलर से दिखा दिया है। पहली बात ये, और वहां पे क्या होगा ऑप्शन सी में कोलोइडी कणों का आकार, आपकी जगह क्या होगा आकार। अब हम बात करते हैं इसके आंसर की। जीटा विभव क्या होता है बच्चों। जीटा विभव जो इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारे पास में जो हम ये इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन में, कोलोइडी विलयन में जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, वहां पे इनके चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए जो डेवलप होता है भी, नेगेटिव चार्ज जो है लायोफोबिक जो हमारे पास में सोल होते हैं उनकी प्रोटेक्टिव लेयर बनती है। नेगेटिव आयंस के पास में पॉजिटिव आयन आने की कोशिश करते हैं, बट वो एक डिस्टेंस तक मतलब उनको आने नहीं दिया जाता है। जहां पे जो एक विभव हमारे पास में आता है वो क्या होता है जीटा विभव, और वो क्या करता है पूरे उसकी कोलोइडल कणों की क्या करते हैं स्थायित्व को निर्धारित करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लाइन टू लाइन आप देख सकते हैं वहां पे। इसका ऑप्शन बी आएगा, ये थ्योरेटिकल है, इसमें कोई भी आपसे डिस्कस करने वाली चीज नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्या कोलोइडी कणों का स्थायित्व के लिए इसका यूज किया जाता है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा धनायनी अपमार्जक है। बच्चों ये प्रश्न भी आपका अलग है। इस प्रश्न की अगर बात की जाए तो यहां पे प्रश्न होगा ये कि कौन से जो आपका ऑप्शन दिए गए हैं उसमें
परमाणु की संख्या ज़्यादा है, परमाणु की संख्या ज़्यादा है। तो ऑप्शन देखिए, एक्चुअल में ये छोटी सी मिस्टेक हो गई है, चलो कोई बात नहीं। हम इसमें क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की संख्या ज़्यादा है। मेरी बात फिर से सुनिए कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में किसमें परमाणु की संख्या ज़्यादा है। ये आपके पास में प्रश्न है 162 नंबर G3 कोड से। तो इसमें आप देखते हो तो आपके पास में परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या क्या होगी बच्चों? मोल गुणा में Na। ठीक है, ऑप्शन ए से देखिए आप, हम ऑप्शन ए से सभी के क्या दिए हैं, 1 ग्राम 1 मोल दिए गए, 1 बटा में क्या है 24 गुणा में Na। ऑप्शन बी में आप देखिए, ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, 1 बटा में क्या दिया गया है O2 दिया गया है आपके, ये क्या आ जाएगा 32 गुणा में 2 इंटू में Na। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए क्या है 1 बटा में 7 गुणा में Na, लिथियम का दिया गया है। और ऑप्शन डी में क्या आएगा 1 बटा में 108 सिल्वर आपका दिया गया है। तो क्या आएगा इंटू में Na। आप सभी में Na तो क्या है कॉमन है, और यहां से देखते हो तो 1 बटा में 16। तो अगर मैं Na को यहां से हटा दूं, ये मान लूं कि जिसके मोल ज्यादा, तो उसी का क्या होगा, उसका क्या होगा बच्चों, जिसका मोल ज्यादा उसी का क्या होगा, परमाणु की संख्या ज्यादा होगी यहां पे, क्योंकि सभी के क्या है जो दिया गया द्रव्यमान है वो भी क्या है समान है। तो अगर आप देखते हो सभी के 1 1 ऊपर है, तो जिसमें नीचे की तरफ वैल्यू कम होगी उसी के लिए मोल ज्यादा होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा बच्चों, क्योंकि सबसे कम जो वैल्यू आ रही है वो किस में आ रही है, ऑप्शन सी में 1/7 करके। बात आ गई समझ में? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वह मिश्रण जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, वह मिश्रण जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन इसमें तो देखो करवाने वाली बात कुछ है नहीं, इसमें डायरेक्टली आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर ध्यान रखना है, और इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, एथेनॉल और एसीटोन बेंजीन टोलुइन। जो ऑप्शन ए है वो तो आपका क्या बनाता है, एक आदर्श विलयन बनाता है। क्लोरो इथेन और ब्रोमो इथेन ये भी क्या बनाते हैं, सेम नेचर के होने की वजह से इनके प्रकृति सेम होती है, तो ये भी क्या बनाएंगे एक आदर्श विलयन। और आपके पास में ऑप्शन बी है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, वो तो हम सबको पता है कि हमारे पास में क्या है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। जो ऑप्शन डी है एथेनॉल और एसीटोन, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। यह भी आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। क्या दिया गया है, NiOH की होल ट्वाइस का 0 NaOH विलेयता ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि NiOH का आयनिक गुणनफल दिया गया है। सीधी सी बात है कि NiOH का होल ट्वाइस, NiOH का होल ट्वाइस क्या होगा, Ni प्लस 2OH नेगेटिव। ठीक है, और मेरे पास में NaOH दिया गया है वो किस में टूटेगा, Na प्लस और OH नेगेटिव। ये 0.1 मोलर है, तो ये भी क्या होगा 0.1 मोलर। यहां पे क्या लग रहा है बच्चों, कॉमन आयन इफेक्ट, समान आयन प्रभाव। समान आयन प्रभाव की वजह से अगर ये S है तो ये क्या हो जाएगा 2S, और ये क्या हो जाएगा 2S, तो 0.1। अब हमें क्या दिया गया है बच्चों, इनका आयनिक गुणनफल दिया गया है। आयनिक गुणनफल, आयनिक गुणनफल दिया गया है। आप यहां पे वैल्यूज को पुट कीजिए, S गुणा में 2S प्लस 0.1, और ये क्या दिया गया है आपको 2 गुणा में 10 की पावर माइनस 15। इसका जो आयनिक गुणनफल है आप देखोगे तो वो तो पहले से ही बहुत कम है। इट मींस यहां पे जो S है वो एज कंपेयर टू 0.1, 0.1 क्या होने वाला है 0, यानी उसके नगण्य मान सकते हैं हम। इसको नगण्य मानेंगे तो यहां से S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 गुणा में 10 की पावर माइनस का 15 बटा में 0.1 का होल स्क्वायर, तो 2 गुणा में 10 की पावर माइनस 13 m। यानी जो आपके पास में विलेयता आने वाली है पर लीटर वो क्या आने वाली है 2 गुणा में 10 की पावर माइनस 13, जो कि आपका ऑप्शन डी है। देखिए आप ध्यान से, यहाँ 2s हमने इसलिए कैंसिल आउट किया है कि ऑलरेडी जो विलेयता गुणनफल है, ये जो आयनिक गुणनफल है वो हमारे पास में क्या है बहुत 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 कम है। बात आ गई समझ में? चलिए आप चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या दिया गया है, बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक दिया गया है और आपके पास में मोललता दी गई है। डायरेक्टली आपसे क्या पूछा है, क्या पूछा है बच्चों आपसे, हिमांक अवनमन में पूछा है। तो हिमांक अवनमन क्या होता है बच्चों, डेल्टा TF इजिकल टू I इंटू में KF इंटू में मोललता।
यही तो होता है हमारे पास में। जो अब विद्युत अनअपघटे इसके लिए 1 आता है और 0.052 इतना ही है ना, नहीं सॉरी 5.12 इसका दिया गया है, मोललता कितनी है 0.078। जब आप देखोगे तो कितना आएगा 0.39 करके कुछ आएगा, और ऑप्शन में जो दिया गया है 0.40 के दिया गया है, यह आएगा आपका आंसर। यानी करना इसमें भी कुछ नहीं था, डायरेक्टली आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी, आपस में गुणा करना था और आपका आंसर भी आ जाएगा। देखिए कितने आसान से प्रश्न हैं। और आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सुक्रोज का जल अपघटन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है, ठीक है कोई बात नहीं। और आपको क्या दिया 300 पे साम्य स्थिरांक दिया गया है, बस हो गया काम हमारा। हम जानते हैं साम्य के लिए जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नोट गिब्स फ्री एनर्जी का, वो क्या होता है माइनस का आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, यानी केसी दिया गया है तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस आर। आर अगर आप ऑप्शन में देख पा रहे हो तो जूल में दिया गया है, तो जूल की वैल्यू क्या होती है 8.314 और टेम्परेचर कितना है 300 और एल एन के इक्विलिब्रियम कितना दिया गया है 2 × 10 की पावर 2 × 10 की पावर 13। ऑप्शन नंबर देखिए बच्चों, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी आपको मिलेगा। बात आ गई समझ में, बस इतना सा आपको करना था, एक लाइन में आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा है। किसी आदर्श गैस के रुद्धोष्म स्थिति में, देखो आदर्श गैस है उसका रुद्धोष्म दिया गया है, रुद्धोष्म जैसे ही दिया आपको रुद्धोष्म प्रक्रम दिया गया है, इट मींस Q की वैल्यू कितनी आएगी 0 आने वाली है, इतना मैं जानता हूं। मुक्त प्रसरण दिया गया है, फ्री, वैसे तो प्रसारण होता है, खैर मुक्त नहीं है, ये मुक्त है। मुक्त प्रसारण का मतलब क्या है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में हम जानते हैं फ्री की चीजें हमें काम करने नहीं देती, कभी फ्री की चीजें हमें कभी काम नहीं करने देती, हम काम करने की इच्छा होती नहीं जो फ्री मिल रहा है। इट मींस यहां पे W क्या हो जाएगा 0। लगाओ उष्मागतिकी का प्रथम नियम डेल्टा U = Q + W, Q भी 0 W भी 0, मतलब डेल्टा U भी 0। अब डेल्टा U क्या करता है तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। अगर ये तापमान पर निर्भर करता है इसका मतलब क्या है कि आपकी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब डेल्टा T वो होगा, वो भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जब तक आपके तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो उसके आंतरिक ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इससे आप देख पाएंगे कि डेल्टा T की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो आप देखिए डी ऑप्शन जो है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों देखिए आप ऑप्शन डी जो होगा इसका आंसर होगा। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट प्रश्न। देखिए इसको कि गलित CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक फेराडे की संख्या है, आवश्यक फेराडे की संख्या है। अब फेराडे का नाम आ चुका है तो हम मना भी नहीं कर सकते। गलित का मतलब क्या है CaCl2, इससे क्या मिलेगा Ca+2 + 2Cl नेगेटिव। अब हमें क्या करना है Ca+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके Ca में क्या हो जाएगा कन्वर्ट, यानी कैल्शियम हमें इस तरह से डिपॉजिट होते हुए दिखाई देगा इलेक्ट्रोलाइसिस में। बात आ गई समझ में। तो अगर आप इसकी बात करते हो इस अभिक्रिया में, अगर बात करें तो हमें कैल्शियम कितना मिल रहा है 20 ग्राम, मतलब क्या होगा 20/40 1/2 मोल, 1/2 मोल। अगर आप समझ पा रहे हो चीज को तो देखिए कि इसकी जब रस समीकरण मिति से देखोगे तो 1 मोल कैल्शियम को प्राप्त करने के लिए मुझे 2 मोल इलेक्ट्रॉन, ये क्या है बच्चों 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है यहां पे 2 फेराडे चार्ज। कितना है भाई 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का 1 फेराडे होता है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया 2 फेराडे। तो जब मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए 2 फेराडे की आवश्यकता है तो आधा मोल प्राप्त करने के लिए कितना होगा, आधा मोल प्राप्त करने के लिए फेराडे कितना हो जाएगा 1/2 गुणा में 2 कितना आ गया 1 फेराडे। भाई 1 मोल अगर मुझे प्राप्त हो रहा है कैल्शियम तो मुझे 2 फेराडे या 2 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज की आवश्यकता है। भाई Ca+2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना 2 मोल इलेक्ट्रॉन,
तो ये 2 फैराडे हो गया, और जब आपको आधा मोल चाहिए तो ऑब्वियसली वो भी आधा हो जाएगा, तो कितना आएगा 1 फैराडे। इसका ऑप्शन देखिए डी, ऑप्शन डी आपका सही होगा बच्चों। बात आ गई समझ में? तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका। तो फिजिकल केमिस्ट्री का आई होप सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब कोई क्वेश्चन रहा नहीं है। तो हमारे सेल्सियस परिवार की ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं डॉक्टर बनने की, और हम जो है वो हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए समान परिश्रम करते हैं बच्चों को। और ठीक है, तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं फिर से, धन्यवाद।